Hello, my dear friends and students. Welcome to English Max. Today we are going to discuss a very important topic and that is rearrangement. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है रीअरेंजमेंट। और ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या बैंक, क्या एसएससी, क्या कैट, क्या एनडीए, क्या सीडीएस, सब में पूछा जाता है। अब ये अरेंजमेंट दो तरह का होता है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि अरेंजमेंट क्या होता है, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज अरेंजमेंट। इसमें बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग। दो तरह का इंट्रोडक्शन होता है बच्चा लोगों। एक जिसमें अरेंजमेंट होता है, वर्ड ऑर्डर यूज किया जाता है। वर्ड ऑर्डर जम्बल्ड, क्या हो जाएगा? वर्ड ऑर्डर जम्बल्ड हो जाता है, ठीक है। और दूसरे में सेंटेंस जम्बल्ड हो जाता है। एक वर्ड ऑर्डर जम्बल्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया? सेंटेंस जम्बल्ड हो जाता है। ये आया आपका सेंटेंस जम्बल्ड, ठीक। सेंटेंस जम्बल्ड को ही कभी कभी पैरा जम्बल्ड कहा जाता है। दोनों बातें एक ही हैं, कहीं सेंटेंस जम्बल्ड लिखा हो या पैरा जम्बल्ड लिखा हो। अब क्या होगा कि जो वर्ड ऑर्डर जम्बल होता है उसमें एक सेंटेंस के पार्ट्स को जंबल कर दिया जाता है। जैसे सेंटेंस शुड बिगिन विद अ सब्जेक्ट, अब उसमें सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट पीछे कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट पहले कर देंगे, वर्ब कहीं आगे पीछे कर देंगे। मतलब जो ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी वो लगती है वर्ब, वर्ब के बाद हमारा लगता है ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ऑर्डर बदल देंगे। इसके बाद मैनर वगैरह आता है तो इसका क्रम बदल देंगे। पता लगा ये पहले कर दिए, ये बाद में कर दिए, या वर्ब पहले कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिए, बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, इस तरह का क्रम उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनको जंबल कर दिया जाता है, तो वो होता है वर्ड ऑर्डर जंबल कर दिया। जब सेंटेंस जंबल करते हैं मतलब कई सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ की कोई साइज नहीं होती है, एक सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है, 10 सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है, 50 सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है। जनरली जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो 6 सेंटेंस का पैराग्राफ होता है, कभी कभी 4 सेंटेंस का पैराग्राफ होता है। केवल PQRS 4 सेंटेंस का पैराग्राफ दे देंगे, कभी S1 S6 दे देते हैं और PQRS बीच में रहता है तो 6 सेंटेंस का होता है। बैंक वगैरह में आता है तो 5-6 सेंटेंस का होता है, कभी 5 सेंटेंस का, कभी 6 सेंटेंस का, ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जंबल होता। सेंटेंस जंबल किन एग्जाम्स में पूछा जाता है? कभी कभी एनडीए में पूछा जाता है। किसमें? कभी कभी एनडीए में। एनडीए में हर साल नहीं पूछा है, कभी कभी। जैसे अभी आ गया था 2022 का जो अप्रैल में हुआ था एनडीए का पेपर, इसमें 2 क्वेश्चन पैराग्राफ जंबल के दे दिए थे, बाकी सेंटेंस जंबल के थे। अच्छा, एनडीए में आता है और सीडीएस में तो पक्का आता है, मतलब हर हाल में आता ही आता है। सीडीएस में 10 क्वेश्चन इसके होंगे ही होंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक। सीडीएस के अलावा ये एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कहाँ? बैंकिंग के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या क्लर्क, क्या पीओ, क्या एसबीआई, क्या आईबीपीएस, सब में पूछा जाता है। तो बैंकिंग में आता है, जितने ग्रामीण बैंक हैं उनमें भी पूछा जाता है। अब ये बात हो गई। इसके अलावा जितने कैट वगैरह के पेपर होते हैं उन सब में पूछा जाएगा, कैट, मैट, गेट, उन सब में पूछा जाएगा। और कभी कभी टीचिंग सेगमेंट में, जैसे पिछले साल टीजीटी में भी एक क्वेश्चन अरेंजमेंट का पूछा था, तो टीजीटी वगैरह में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ टीचिंग के एग्जाम्स के लिए भी। तो ये पैरा जंबल्ड है। अब इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको खत्म करने के बाद इस पर आएंगे, ठीक है। दोनों को अरेंज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा भिन्न है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इतने की बात एक साथ करेंगे और इसमें बैंकिंग को अलग करेंगे, बैंकिंग को किसी और दिन, क्योंकि इनका पैटर्न थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। इतना इंट्रोडक्शन इनके बारे में आज काफी था, इन पर ज्यादा चर्चा नहीं चलनी है। अब हम लोग करने चलते हैं कि वर्ड ऑर्डर जंबल जब होता है एक सेंटेंस के भीतर तो वो क्या होगा।
अभी मैं कह रहा था कि सेंटेंस में जो वर्ड का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं। वर्ब के बाद अगर ये एक्शन वाली वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, अगर एक्शन नहीं है, टू बी टाइप की वर्ब है, इज एम आर वाज वर अगर मेन वर्ब में आ रही है तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो काम करने का ढंग भी आ सकता है, मैनर हो सकता है कि आपके साथ में मैनर दिया हो, मैनर होगा, और मैनर के बाद हो सकता है कि इसका पर्पज या रीजन दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो सकता है, आपका पर्पस दिया हो सकता है, रीजन दिया हुआ हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है पर्पज हो या रीजन हो, या फिर इफेक्ट हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि इधर आपने कोई काम किया या यहाँ पे किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की बात हो रही हो, उसका इफेक्ट क्या यहाँ क्या पड़ रहा है, ये चीज हो सकती है, तो इफेक्ट दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम चीजें हो सकती हैं, या इसके साथ प्लेस दिया हो सकता है। ठीक, प्लेस हो सकता है, टाइम दिया हो सकता है कि वो काम कब किया गया, तो रीजन है, पर्पज है, मैनर है, इफेक्ट है, प्लेस है, टाइम है, ये सारी चीजें वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बाद आएंगी, हमेशा याद करिए रखिएगा। वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, मैनर उसके बाद में ही आएगा, और मैनर के बाद ये सारी चीजें होंगी। अब बाय द वे कि अगर मैनर नहीं है, उस सेंटेंस में मैनर का कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर रीजन बगल में आ जाएगा। क्रम यही होता है इनका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, फिर उसके बाद इन सारी चीजों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा दो हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा सिंपल सेंटेंस हुआ अगर, तो उसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब इस ऑर्डर में हम लोग करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो अप्रोच अपनाते हैं। एक अप्रोच क्या होती है, एक अप्रोच होती है हम लिंक पर बेस्ड चलते हैं, और जो दूसरी अप्रोच होती है वो किस पर चलेंगे, ऑप्शन बेस्ड। कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं हाउ टू अप्रोच। क्या करें, हाउ टू अप्रोच, मैं सॉल्व नहीं लिख रहा हूं, हाउ टू अप्रोच वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं हम इन्हें कैसे अप्रोच करें, तो दो अप्रोच आपके लिए ज्यादा जरूरी यही है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रामर वामर की जरूरत है वह नहीं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, पैराग्राफ समझ सकते हैं बढ़िया से, तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रामर के नॉलेज की जरूरत नहीं है। थोड़ी आपकी स्किल बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, सेंटेंस ऑर्डरिंग आती हो, तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो अप्रोच की बात कर रहे हैं। अप्रोच इसमें दो लगेगी, एक कौन सी लगती है, ऑप्शन, ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड अप्रोच होगी, और दूसरी क्या होगी, लिंक बेस्ड अप्रोच होगी। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड और लिंक बेस्ड। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बेस्ड क्या होता है, लिंक बेस्ड, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। होता है ऑप्शन बेस्ड में क्या होगा कि जैसे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर लेंगे, ऑप्शन को देखकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आंसर ऑप्शन में ही रहता है। दूसरा है लिंक बेस्ड। कभी कभी होता है कि हमको एक जैसा दो ऑप्शन दिखाई देने लगता है, एक आध वर्ड का ऑर्डर छोड़ करके बाकी एक जैसा दिखेगा, तो वैसे में हमको क्या देखना पड़ता है कि कुछ लिंक होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही लगेगी, प्रोनाउन नाउन के बाद ही आएगा, द जो है वो आ के बाद ही आएगा, ऐसे कुछ लिंक्स होते हैं। फ्रेज इन अपोजिशन होगा तो अपने नाउन के बाद में ही आएगा, जैसे भी मैंने बताया कि इफेक्ट होगा तो वो मेन एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद ही इफेक्ट होगा, इफेक्ट कभी पहले नहीं दे सकते हो। रीजन दोगे तो उसके बाद इफेक्ट आएगा, तो इस तरह से कभी कभी कंजंक्शन से डिसाइड हो जाता है। तो ये क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्या होता है, लिंक बेस्ड क्या होता है, ये दो चीजें हम हैं। अब हमें लिंक बेस्ड पढ़ने के पहले ऑप्शन में हमें क्या क्या करना होगा, ये चरत देख लीजिए। अब ऑप्शन में हमें क्या करना होगा, आ जाइए धैर्य से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िएगा। ऑप्शन बेस्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो होगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन का। ये बहुत तगड़ी टेक्निक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन, इसमें एक्यूरेसी 100% आ जाती है। ठीक है, ये एलिमिनेशन नहीं तो आपको
डी लग रहा होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेट करना क्या होता है? एलिमिनेट करने का मतलब जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा टीवी वगैरह पे, पता लगा 200 कंटेस्टेंट है, 3-4 राउंड 5 राउंड होते होते 200 कंटेस्टेंट्स में से घट करके 20 बचते हैं, फिर बीच में क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, फिनाले होगा, ग्रैंड फिनाले होता, करते 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 लास्ट में 4-5 बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, उसमें किसी ना किसी बिहाफ पर बाकी लोगों को, बाकी कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते गए, एलिमिनेट करते 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 कुछ बचते हैं। ऐसे ही हम लोग इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई वजह लेके, जैसे इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे एंड नहीं हो सकता, तो वो क्या करेंगे, वो एलिमिनेट करेंगे। ये 2 ऑप्शन तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते, किसी में लिंक नहीं लग रहा है तो वो नहीं हो पाएगा, वो एलिमिनेट करके हटा देते हैं। एक तो एलिमिनेशन होगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन वाले में हम लोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी ओनली 1 ऑप्शन इज पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है कि ओनली 1 ऑप्शन इज पॉसिबल। कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस क्यू से शुरू होगा और क्यू से शुरू होने वाला केवल एक ऑप्शन होता। आपने देख लिया कि क्यू में सब्जेक्ट है और सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ क्यू ओनली, तो क्यू से ऑप्शन जो दिए हैं केवल एक ही है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो बात खत्म हो गई, वहीं पे बन जाता है, बाकी तीनों हट गए। एक ऐसा होगा। तीसरी बात क्या होगी, which part will follow which one। ठीक, जैसे इसमें यह होता है कि मैंने कौन सा पार्ट, जैसे मान लो क्यू वाला है, क्यू वाला पी को फॉलो करेगा। कभी कभी ऐसा फिक्स हो जाता है। अब वो फिक्स कैसे हो जाता है, सपोज करो क्यू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है और पी में क्या लिखी है, वर्ब लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि क्यू जो है पी को फॉलो, पी जो है वो क्यू को फॉलो करेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हर हाल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, इसका मतलब क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ये तय हो जाता है। तो ये होता है कि किसको कौन फॉलो करेगा, ये फिक्स हो गया। अच्छा, दूसरी बात, सपोज करो कि पी में ही लिखा हुआ है और क्यू में सोहन लिखा हुआ है। ठीक, क्यू में सोहन है, तो जाहिर सी बात है पी पहले कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्यू पहले होगा, सोहन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ही तो उसके लिए हम ही लगा सकते हो, तो ये पी हमेशा क्यू को फॉलो करेगा, तभी ये सिचुएशन होती है। तो ये हमें देखना होता है कि कौन किसको फॉलो करेगा। एक बात ये हो गई। चौथी जो सबसे बड़ी चीज आपको देखनी होती है इसमें, वो ये होती है, चौथे में आता है ये कौन किसको फॉलो करेगा। और एक और चीज आप देख लीजिए, which can start and which can end the sentence। अब ये हो गया। अब इसमें कभी कभी ये आ जाता है ना कि कौन सा पार्ट सेंटेंस को शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने का मतलब which can start, अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता है। which can start, सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट दिया होगा वो स्टार्ट करेगा, या कोई कहानी टाइप दिया है, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग एगो, इस तरह का कोई चीज दिया होगा तो वंस अपॉन अ टाइम यहां से स्टार्ट करोगे, लॉन्ग एगो यहां से स्टार्ट करोगे। ये चीजें हैं, आपको स्टार्टर ढूंढना होता है। ठीक है, क्या ढूंढना होगा आपको, सेंटेंस का स्टार्टर। अगर आपने स्टार्टर ढूंढ लिया कि बस यही है जिससे हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, अब तुरंत ऑप्शन में आ जाइए। अगर एक ही ऑप्शन है जो स्टार्टर से शुरू हो रहा है तो आंख मूंद दिए, वही ऑप्शन में आ रही है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें वही पता लगा कि क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, आपने ये पता लगा लिया कि क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा और 2 ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, तो बाकी दोनों ऑप्शन काट दीजिए, उधर सोच विचार करने की जरूरत नहीं, इन्हीं दोनों पर। अब देख लीजिए कि व्हिच कैन एंड, किससे सेंटेंस एंड हो सकता है। सब्जेक्ट पे एंड होगा नहीं, ऑब्जेक्ट होगा एंड करने के लिए, या मैनर दिया होगा, या प्लेस, पर्पस, टाइम, मैनर, ये सब चीजें दी होगी, वहां जाके एंड होगा। तो आपको सेंटेंस का एंड पता होना चाहिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। 2 से पता चल जाएगा। लास्ट वाला देख लेंगे किसमें किसमें। सपोज करिए कि सेंट एस से एंड होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है जो एस से एंड होना चाहिए। चारों ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन में एक है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, हो गया हमारा ऑप्शन मिल गया।
तो एंड से काम बन जाता है और स्टार्ट से काम बन जाता है, दो काम ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, जैसे हम लोगों को लिंक मिल रहा है, कभी कभी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उससे। अब ऑप्शन के हमने तरीके आपको बताए, ठीक, ऑप्शन के तरीके बताए, तो इसके बाद हमें ऑप्शन आप ढूंढ कैसे पाओगे। अभी हम इतना तरीका बता दिए कि ये मतलब ऐसे एक ही ऑप्शन कभी कभी हो सकता है, दो ऑप्शन होंगे तो एक को एलिमिनेट कैसे करोगे, मान लो दो में पॉसिबिलिटी लग रही है, एक को एलिमिनेट कैसे करोगे, कैसे काट के निकालोगे। तो उसमें कुछ लिंक लगे थे कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, किससे स्टार्ट होगा, किससे सेंटेंस एंड होगा, कौन किसको कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे कोई प्रीपोजिशन लगा हो, मान लीजिए एक वर्ब आई डील, एक वर्ब आई डील, एक सेंटेंस के एंड में ये लिखा हुआ, एक पार्ट के एंड में लिखा हुआ है डील और दूसरे के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, विद, और पता लगा कि ये क्या है, क्यू है, और ये पता लगा एस है। ठीक, ये एक सेंटेंस है और ये यहां से शुरू हो रहा है, इसके लास्ट में डील है, इसकी स्टार्टिंग में विद है। आप सब लोगों को पता है डील के साथ विद लगता है, तो इसका मतलब तय हो गया कि हम क्यू के बाद एस लगाएंगे, ये इसके साथ फिक्स हो गया। फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें क्यू एस साथ साथ में है, जिसमें क्यू एस साथ साथ में होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि हम ऑप्शन को कैसे करेंगे, ऑप्शन को कैसे छांटेंगे, कैसे हटाएंगे। ठीक, तो ये अभी थ्योरी हो गई, अभी इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं कि ये जो लिंक निकाल रहे हैं हम, जो हम कह रहे हैं कि इसके बाद यही आएगा, जैसे किस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस फॉलो करेगा, उसी फॉलो को हम क्या कहते हैं, टेक्निकली लिंक कहते हैं। दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक निकालना, तो लिंक कैसे निकालोगे, कैसे फॉलोइंग ढूंढोगे कि किसको कौन फॉलो करेगा, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाओ, सेंटेंस जो होगा उसके टाइप्स देख लो। तो एक हो जाता है सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, कैसा हो जाएगा, एक सेंटेंस होगा है कॉम्प्लेक्स टाइप का। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड टाइप का। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीडीएस वालों में तो पूछा भी जाता है ये। और एक सेंटेंस होता है कौन सा, सिंपल सेंटेंस। तीन टाइप के सेंटेंस होंगे। तीन टाइप के सेंटेंस में इनमें तो लिंक बड़े आराम से मिल जाता है, इनमें क्लू बड़े आराम से मिल जाता है। क्यों इनमें क्लू मिल जाता है कि इनके जो क्लू होंगे ना, वो कोई कंजंक्शन होगा। क्या होगा, कोई ना कोई कंजंक्शन होगा या कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा होगा। अब ऐसे देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं, इसके बाद आप मिलाइए उसको। ठीक है, तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सिंपल को पढ़ लेंगे। तो पहले आ जाओ, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टाइप का सेंटेंस हुआ, तो उसमें हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ठीक, ये किसी ना किसी कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे। तो इसमें जो हमको लिंक मिलता है, ये आ जाइए, देखिए ये है हमारा लिंक। इसमें लिंक हमारा क्या होता है, कोई ना कोई कनेक्टर होगा। ठीक, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस होगा, अक्सर यही पूछा भी जाता है, तो उसमें कोई ना कोई कनेक्टर जरूर लगा होगा। और जो कनेक्टर होगा वो क्या हो सकता है, जो कनेक्टर होगा दैट मे बी अ कंजंक्शन। क्या हो सकता है, कनेक्टर में बी अ कंजंक्शन, और कनेक्टर में बी अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्या होगा, कोई कनेक्टर, कोई कंजंक्शन होगा या फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दोनों ही कंडीशंस में जो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा होगा वो फॉलो करेगा हमेशा। कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस, जिसे मान लीजिए कहीं सेंटेंस में लिखा सो, ठीक, सो लिखा, तो सो के बाद वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को फॉलो करेगा, क्योंकि सो रिजल्ट दिखाएगा, बाद में आएगा। कहीं बिकॉज लिखा होगा तो बिकॉज वाला सेंटेंस क्या करेगा, बाद में आएगा, फॉलो करेगा। कहीं दैट लिखा हुआ है तो दैट वाला सेंटेंस क्या करेगा, मेन सेंटेंस को फॉलो करेगा, इनडायरेक्ट की तरह बन जाएगा। कोई भी कंजंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए आप सो ले लीजिए या बिकॉज ले लीजिए, अभी सारे के सारे तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, सो है, बिकॉज है, ठीक है, दैट है, इस तरह का कंजंक्शन होगा तो कहां लगेगा,
बाद में लगेगा। या इफ लगा हुआ है तो इफ क्या करता है, अक्सर स्टार्ट करता है सेंटेंस को। आल्दो लिखा हुआ है तो आल्दो क्या करता है, सेंटेंस को स्टार्ट करता है। तो कौन कौन से कंजंक्शन है जो सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से कंजंक्शन है जो सेंटेंस के को फॉलो कराएंगे, दूसरे पार्ट में आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कहीं लिखा हो हु, ठीक है, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, अभी सारे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ठीक है, इतना समझो। तो ये जब रिलेटिव प्रोनाउन लगते हैं ना, तो ये किसके साथ, हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ ही तो लगेंगे। हु किसी पर्सन के लिए, हुम किसी पर्सन के लिए, विच ह्यूमन बीइंग छोड़ के बाकी सब के लिए, दैट बाकी सब के लिए लग जाता है। तो ये जब लगेंगे तो इनके पहले कोई ना कोई पर्सन जरूर आएगा। अब इनका यूज कैसे करोगे, मैं इसको मिटा के फिर आप लोगों को समझा रहा हूं। सपोज कर लो कि कोई सेंटेंस है पी, ठीक है, पी में कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हु से, ठीक, कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, फिर आया क्यू और फिर आया आर और फिर आया एस। तो आर के लास्ट में कहीं लिखा हुआ है पीपल, ठीक है, आर के लास्ट में क्या लिखा है, पीपल, ठीक है, और इसके लास्ट में कहीं लिखा है पेन, ठीक है, और इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक। अब इनको आपको कनेक्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा है कहां से कनेक्ट होगा। एक चीज पकड़ लो, पकड़ क्या लो कि यहां जो हु लिखा हुआ है किससे कनेक्ट होगा, पेन के बाद हु लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। पीपल के बाद हु लगा सकते हो क्या, यस। और मॉर्निंग के बाद हु लगा सकते हो क्या, नो, इन दोनों को लगा नहीं सकते। मतलब पीपल के बाद ही हु लगा सकते हो, किसी भी कीमत पर आर के बाद ही पी आएगा, ये बात तय है। ये लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया, आर के बाद ही पी आएगा। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन सपोज करो, मैं आपको 4 ऑप्शन यही दे रहा हूं, कैसे करेंगे इस ऑप्शन को। सपोज करो कि एक ऑप्शन ऐसे दिया है कि क्यू पी आर एस, दूसरा ऑप्शन दिया है आर पी क्यू एस, तीसरा ऑप्शन दिया है आर क्यू पी एस, और अगला ऑप्शन दे दिया आपका कि पी आर क्यू एस, ऐसे दे दिया। तो क्या लगाना था, आर के बाद पी लगाना था, ठीक है ना। हमें आर के बाद पी लगाना है, देखना है कि कहां आर के बाद पी है। इस वाले में आर के बाद पी है, नहीं, आर के बाद एस दिया है, ये नहीं लगेगा। इस वाले में आर के बाद पी है, हाँ, यहां आर के बाद पी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसमें आर के बाद पी है, आर के बाद पी है तो, लेकिन बीच में क्या आ गया, क्यू। और जब पीपल के बाद हु लगाएंगे तो बीच में क्यू वगैरह नहीं आएगा, आर और पी एकदम से सटा हुआ होगा, ये नहीं लगेगा। अब आर के बाद इसमें पी है, नहीं, इसमें आर के पहले ही पी लगा दिया, ये नहीं होगा, काम खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा, एक ऑप्शन बचा। ऐसे करना होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाले होते हैं और बहुत आसानी से ऐसे कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हुआ तो हम क्या देखेंगे, एक लिंक ढूंढेंगे, लिंक में रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कोई कंजंक्शन होगा, लिंक यानी कि कनेक्टर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। अगर सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है जिसको आपको ऑर्डर में लगाना है, सिंपल सेंटेंस को, तो आप पता ही है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, केवल एक मेन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, उसमें 2 क्लॉज नहीं होते, एक ही क्लॉज होता है। अगर एक क्लॉज हुआ और बिना किसी इफेक्ट, पर्पज, रीजन कुछ नहीं है उसमें, एक बहुत ही निहायत सा सिंपल सेंटेंस दिया है, पर्पज रीजन वगैरह नहीं दिया है, तो उस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पर जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पर जाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या ढूंढोगे, वर्ब करोगे। तो ये सारी चीजें आएंगी। अब किसके लिए क्या लगा होगा, मैं इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसमें क्या लगा होगा मैं इसको भी ले रहा हूं, मैनर को भी ले रहा हूं, क्योंकि आपको मैनर को बाद में रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर तो आपने देख ही लिया कि हमें किसके साथ क्या लगाना है, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ये फिक्स है ऑर्डर, इनका ऑर्डर नहीं बिगड़ सकता, और ये इनके बाद में आएंगे। एक आध इसमें है जैसे कंट्रास्ट आइडिया वाला, वो पहले भी आ जाता है। टाइम वाले में कुछ चीजें हैं पहले आ जाती हैं, इफेक्ट पहले कभी नहीं आएगा, मैनर पहले कभी नहीं आएगा, पर्पज रीजन ये सब पहले कभी नहीं आएंगे, प्लेस पहले कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी एक एक करके इनको भी डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग करते हैं 3-4 प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद चीजों, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में खुल के आ जाएगा। मैंने पहले क्या बताया था? मैंने पहले बताया था कि मैनर, अगर मैनर होगा तो क्या लिखा होगा मैनर में? देखो, मैनर में या तो किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगा होगा, जैसे पेशेंटली, करेजियसली, ठीक है, रेस्पेक्टफुली, थॉटफुली, ऐसे कुछ लिखा होगा, सिंसियरली। या फिर विद के साथ क्या लगा होगा? विद के साथ कोई नाउन लगा होगा, जैसे ये पेशेंटली है, यहाँ क्या लिखा होगा? विद पेशेंस लिखा होगा। या बाय के साथ वर्ब की ing फॉर्म लगी होगी, जैसे क्या हुआ? बाय रनिंग फास्ट, बाय रनिंग फास्ट, बाय फ्लैटरिंग हिज बॉस, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो बॉस की फ्लैटरिंग करके, ये होगा मैनर। और ये जब चीजें आपको मिलेंगी तो आप कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। सपोज कोई सेंटेंस इस तरह का दे दिया गया कि यहां लिखा है कि बाय फ्लैटरिंग, ऐसे लिखा, बाय फ्लैटरिंग हिज बॉस, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद लिखा हो कि माय कलीग, ठीक, अब ये लिख दिया माय कलीग के बाद ये फिर स्लैश लगा, या मैं अंडरलाइन करके दूं जैसा एनडीएस सीडीएस में पूछा जाता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आया आपका R। अब यहां पे लिखा हुआ है कि प्रमोशन विद इन 6 मंथ्स, प्रमोशन विद इन 6 मंथ्स, ये प्रमोशन हमें स्मॉल में लिखना चाहिए। ये क्या हो गया? R हो गया। और S में लिखा हुआ है सक्सीडेड इन गेटिंग, ये लगा। और इसमें क्या लिखा? आपका S लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस सेंटेंस की ऑर्डरिंग कैसे करोगे? बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये मैनर है, लास्ट में रहता है ना मैनर, सबसे पहले लास्ट में, उसके पहले ऑब्जेक्ट, उसके पहले वर्ब, उसके पहले सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सब्जेक्ट लेना होगा। सब्जेक्ट कौन है? Q है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? Q हो गया। वर्ब कौन सी है? सक्सीडेड इन गेटिंग, तो ये हो गया S। ऑब्जेक्ट क्या हो? क्या प्राप्त किया उसने? प्रमोशन प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया? R हो गया। और मैनर क्या होगा? मैनर क्या है? यहां लिखा है बाय फ्लैटरिंग हिज बॉस, बॉस की चापलूसी करके, तो ये क्या लगा? P लगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैनर कहां लगेगा, मैनर बाद में लगेगा। ये क्या होगा? QSRP, क्योंकि आपको ये पता है सेंटेंस में ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर मैनर होगा, उसके बाद पर्पस, प्लेस, टाइम वगैरह होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको बता रहा था कि ये चीजें देखो, एक में मैंने बता दिया, सब में नहीं बताऊंगा, बाकी सब प्रैक्टिस के साथ करेंगे। अब आया मैनर के बाद मैंने क्या बताया था? मैनर के बाद मैंने आपको बताया था कि पर्पस दिया हो सकता है। ठीक, क्या दिया हो सकता है? पर्पस दिया हो सकता है। अब पर्पस दिया होगा तो आप क्या करोगे? जैसे देखो, ये मैंने लिखा पर्पस दिया होगा तो क्या लगा होगा? आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, या हो सकता है कि लिखा हो इन ऑर्डर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, या लिखा है सो एज टू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ऐसे होगा पर्पस में। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता तो क्या लिखा होता? सो दैट लिखा होता, सो दैट के साथ पर्पस दिया जाएगा, या फिर इन ऑर्डर दैट लिखा होगा। ठीक, इन ऑर्डर दैट, इसके बाद पर्पस दिया होगा तो दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जब सो दैट, इन ऑर्डर दैट आ जाएगा तो इसका पर्पस, इसके बाद पर्पस लगाया जाएगा। और जैसे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये पर्पस है, ये सब कहाँ होंगे? मेन एक्शन के बाद में हमेशा होंगे, ये कभी मेन एक्शन के पहले
नहीं होंगे। तो ये पर्पज वाली बात आ गई। अब बात आ गई रीजन की, ठीक है, रीजन हो या इफेक्ट हो या हाँ चलो आ जाओ रीजन की बात कर लो, कारण हो गया या इफेक्ट हो गया, ठीक। तो रीजन या इफेक्ट की बात कर लो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे मेन एक्शन, ठीक, मेन एक्शन लिखोगे। मेन एक्शन के बाद क्या करोगे आप, सो लगा दोगे, ठीक। मेन एक्शन के बाद क्या करोगे, सो लगाओगे। सो लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, सो लगाओगे या देयरफॉर लगाओगे तो इफेक्ट ही तो बताओगे, ठीक है, रिजल्ट ही तो बताओगे। यानी सो देयरफॉर के साथ अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसका मेन रीजन सो देयरफॉर वाले के पहले लगाना पड़ेगा आपको, क्या, मेन एक्शन लगाना पड़ेगा। या जो मेन एक्शन है उसके बाद बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, बिकॉज के साथ यहाँ आप कारण ही तो बताओगे, ठीक। सो देयरफॉर लगाओगे तो क्या बताओगे आप, रिजल्ट ही तो बताओगे। तो ये चीजें होती हैं रीजन या इफेक्ट बताने के लिए, तो वो भी आप मेन सेंटेंस के बाद में ही रखोगे। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस है तो आप क्या यूज करोगे, ड्यू टू यूज करोगे, ड्यू टू यूज करोगे या ओइंग टू यूज करोगे। तो ड्यू टू ओइंग टू के बाद जो भी जिरंड या नाउन आप यूज करोगे वो कारण बता रहा होगा। कारण कब बताओगे आप, मेन एक्शन के बाद बताओगे। ये सब की सब चीजें बाद में आ रही हैं। अब आप पर्पस बताना, पर्पस में बता चुका हूं। रीजन बताने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। सपोज करो वो सिंपल सेंटेंस है तो फार के साथ आईएनजी लग जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस में हुआ, ये कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, ये कंपाउंड में हो जाएगा। तो ये इस तरह से सेटिंग करनी पड़ती है हमें, मेन वर्ब के बाद मेन एक्शन के बाद इन सब चीजों को रखना पड़ेगा अगर आप रीजन पर्पस इन सब चीजों की बात कर रहे हो तो। अब बात आ गई इफेक्ट की, ठीक है। एक इफेक्ट कौन वाला होता है, इफेक्ट एक होता है जब हम टू के साथ कोई एडजेक्टिव यूज करते हो, टू के साथ कोई एडजेक्टिव यूज करते हो, जैसे कहीं लिखा हो कि टू पुअर, टू पुअर। अब आगे क्या करोगे, इफेक्ट किस में आप यूज करोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो टू पुअर टू पे, टू पुअर टू पे हिज फी, मतलब क्या हुआ, अब यहां हम लगा दे कोई सेंटेंस, ही इज टू पुअर, मतलब क्या हुआ, वो इतना पुअर है टू पे हिज फी कि वो अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहा है। अब इसी को तोड़ दिया आगे पीछे, तोड़ दिया आगे पीछे। मान लिया कहीं सेंटेंस लिखा हो कि माय फ्रेंड इज, मान लिया माय फ्रेंड बाद में लगा दिया, टू पे हिज फी पहले लगा दिया, टू पुअर बाद में लगा दिया। तो आप हमेशा ये वाला जो टू पुअर, टू के साथ जो एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर होगा इसके बाद ही ये इफेक्ट वाला टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, वरना ऑर्डर गलत हो जाएगा। ये पहले करके ये बाद में कर दीजिएगा, ऑर्डर गलत हो जाएगा। पहले ये करेंगे बाद में इसको करेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर इसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ तो क्या करोगे आप, यही चीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हुआ तो क्या करेंगे, सो के साथ आप कोई एडजेक्टिव एडवर्ब लगाएंगे और फिर दैट के बाद कोई क्लॉज यूज करोगे, ठीक है। जैसे कहा जाए ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, तो ही कैन नॉट पे हिज फी पहले लगा के और सो पुअर बाद में नहीं लगा सकते हो। सो पुअर पहले क्या होगा, सो पुअर आपको लीड करेगा और दैट के साथ जो क्लॉज होगा ये क्या होगा, ये आपका फॉलो करेगा। ये लिंक होता है, जहां सो के साथ एडजेक्टिव मिला उसके तुरंत बाद आपको दैट के साथ इफेक्ट यूज करना है। जहां आपको टू के साथ एडजेक्टिव मिला उसके तुरंत बाद आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यही है लिंक, यही है कनेक्टर, जिसको मैं कह रहा था कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैसे कनेक्ट करता है, कैसे हम पकड़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब इसमें कुछ बातें, बस थोड़ी सी दो बातें और पढ़ लीजिए आप, आपका काम हो गया। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सेंटेंस करा के दिखाता हूं। एक चीज और याद रखिएगा कि नाउन जो होगा हमेशा लीड करेगा, प्रोनाउन उसको हमेशा फॉलो करेगा। ये पैरा जंबल्ड वाले में, सेंटेंस जंबल वाले में भी ये बात आएगी, एक सेंटेंस में भी ये बात आती है और पैराग्राफ में भी ये बात आती है कि नाउन क्या होगा, हमेशा लीड करेगा, प्रोनाउन हमेशा बाद में आएगा। कुछ नाउन छोड़, कुछ प्रोनाउन छोड़ दो, जैसे वी है, आई वी और यू ये लीड कर सकते हैं, पहले आ सकते हैं, लेकिन ये इससे कोई लिंक मिलता नहीं। जब आई वी यू मिलता है तो वो पहले ही लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक एक ही आई वी यू ही रहता है। लेकिन जब ही सी इट दे इनकी बात होती है तब पकड़ में आ जाता है कि इसका नाउन पहले आएगा, ठीक। कौन कौन से वाले होंगे प्रोनाउन, ही सी इट और दे, ये वाले। दूसरी बात, आ, आर्टिकल में आओगे तो आ एंड हमेशा लीड करेंगे और दा क्या करेगा, हमेशा
फॉलो करेगा उसको, पीछे रहेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे मान लो सच के साथ कोई नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, या दीज दोज ये सब लगा हुआ है, दीज है, दोज है, दिस है, दैट है, इनके बाद कोई नाउन लगा हुआ है तो हमेशा ये फॉलो करेंगे। जैसे कहीं लिखा होगा दोज बॉयज का मतलब इसके पहले भी कहीं इनका नाउन आना चाहिए, पहले ही आएगा। सच के साथ जैसे लिखा हो सच स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स का जिक्र पहले आएगा, तो पहले स्टूडेंट्स का जिक्र हो चुका होगा तभी आप कहोगे सच स्टूडेंट्स। या जैसे कहीं पहले नाउन आ चुका होगा तभी कहोगे आप, जैसे मान लो कहा जाए कि कुछ लड़कियां पार्क में खेल रही थी, फिर आप कहोगे कि दीज गर्ल्स का मतलब पहले वो वाली बात आएगी, कुछ लड़कियां पार्क में खेल रही थी, तब आप दीज गर्ल्स वाला सेंटेंस लगा सकते हो। दिस दैट दीज दोज वाला कभी पहले नहीं रहेगा, हमेशा दिस दैट दीज दोज क्या करेगा, हमेशा ये फॉलो करेगा, हमेशा ये बाद में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात आई, कहीं पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सपोज करो किसी सेंटेंस में एक बात कही, उस बात को कहने के बाद लिखा लाइक का मतलब क्या हुआ, लाइक का मतलब कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो हमेशा जाहिर सी बात है भाई, एग्जाम्पल बात कहने के बाद में दिया जाता है, एग्जाम्पल बात करने के पहले नहीं दिया जाता। पहले आप बात बताओ उसके बाद एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के बाद एंड हो जाता है सेंटेंस, ठीक है, तो ये भी फॉलो करेगा। तो अभी हम दिखा रहे थे आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फॉलो करती हैं, मेन चीज फॉलो करती हैं, ठीक। अब एक दो चीजें उसी में से टाइम के लिए अलग कर लो। जैसे कहीं लिखा हो वंस अपॉन अ टाइम लिखा है, तो ये सेंटेंस को क्या करोगे कि पैराग्राफ को ही स्टार्ट करता है, ये चीजें हैं। वंस अपॉन अ टाइम है, कहीं लिखा हो लॉन्ग एगो, ऐसी कोई चीज लिखी हो तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टर है, ये शुरू करेंगे। कितने लिंक आपको हम बता चुके हैं, हमने आपको बताया एक सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का लिंक होगा कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगी, एग्जाम्पल फॉलो करेगा, रीजन पर्पज ये सब क्या करेगा, फॉलो करेगा, इफेक्ट मैनर ये सब क्या करेगा, मेन एक्शन को फॉलो करेगा। कुछ टाइम वाली चीजें हैं, वंस अपॉन अ टाइम टाइप का इस तरह का कुछ लगा दिया तो ये पहले आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अभी हम लोगों ने लिंक पर डिस्कशन कर लिया है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने चल रहे हैं, सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद लंबा प्रैक्टिस सेट इस सेशन के बाद। अभी मैं आपको केवल 3-4 क्वेश्चन लगवाऊंगा, इन 3-4 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जो हमने अभी पढ़ाया वो अप्रोच कैसे लग रही है। उसको लगने के बाद उसके बाद सीधे सीधे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे पहुंचेंगे कल के सेशन में, जब आपको मैं 25 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन दे दूंगा। और आज इसी वीडियो के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप वीडियो पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट का लिंक है, आप वो लिंक देख लीजिए, लिंक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे इसका डिस्कशन होगा 25 क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आया था एनडीए 2022 अप्रैल में जो हुआ था, उसी में एनडीए का पेपर है, एकदम लेटेस्ट पेपर 2022 का है, ठीक है। फिलहाल ये आप जान लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, हमें ऑप्शन लिखने हैं यहाँ पे। इसमें मैंने जो आपको पढ़ाया था वही लिंक आपको ढूंढनी है। सबसे पहले यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। ये देखो ही लगा है, ही क्या है, प्रोनाउन। मैंने कहा था ही से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये क्यू वाले ऑप्शन में है, 2 क्यू वाला है, ये क्यू वाला है, मतलब डी और बी ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों काट दिया, 2 पॉसिबल। यही मैंने कहा था ना कि आप आंसर एलिमिनेट करिए। कैसे, क्यू में ही लगा हुआ है, ही से स्टार्ट ही नहीं होगा, ये प्रोनाउन है, 2 कट गया। अब बच रहे हैं 2 ऑप्शन, ए और सी। ये भी आर से शुरू है, ये भी आर से शुरू है, इसका मतलब हमारा आर स्टार्टर है, ये 100% गारंटीड हो गया, आर स्टार्टर है। अब आर के बाद पी लगाना है या आर के बाद एस लगाना है, तो आर के बाद पी क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट जज, यू मस्ट जज। अब एस लगा दूंगा, यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। अब फिर आ गया ही, तो इसका मतलब कि ही अभी आ ही नहीं सकता जब तक हम इसका नाउन नहीं पा जाते। ये ही कौन है एक्चुअली, ये ही है, ये पर्सन। जब तक ये पर्सन नहीं आ जाता तब तक इस ही को हम लगा ही नहीं सकते। और वो ही लगा है, ये वाला दोनों, ये ही दोनों किसके लिए लगे थे, दोनों इस पर्सन के लिए लगे हैं। इसका मतलब किसी भी कीमत पर हम पी के बाद ही क्यू
या एस लगा सकते हैं हर हाल में। ये जो क्यू है और ये जो एस है, इसमें भी देखो ही दिया है, इसमें भी देखो ही दिया है, और ये दोनों ही इस पर्सन के लिए लगे हैं। किसी भी सूरत में हम इन्हें पी के बाद ही रखेंगे। किसमें है पी के बाद? ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं, पी के बाद एस नहीं है, ये देख लेना, ये पी बाद में आ गया, तो पी बाद में नहीं आ सकता, तो क्या होगा फिर यहाँ ऑप्शन, ये तो आ गया ना, पी एच में लास्ट में दे दिया है, ये पर्सन और ही उसका पहले कर दिया, तो भैया पी बाद में और उसका ही पहले कर देंगे, ये ही लिखा, ये ही लिखा और ये पर्सन लिखा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? एक ऑप्शन बचा। तो ये देखो प्रोनाउन से ही हमारा सेट हो गया सारा का सारा मामला। क्लियर हो गई ना बात? अब आपको समझ में आया? अब आप पढ़ना चाहो, मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। क्या होगा? यू मस्ट जज, ठीक है, यू मस्ट जज, किसको जज करेंगे? यू मस्ट जज के बाद क्या आना चाहिए था? जज वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो जज करेंगे, किसको करेंगे? अ पर्सन को करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तब भी हमारा क्यू आर के बाद पी ही लग रहा था, और आर के बाद पी केवल इसमें दिया है और किसी में भी आर के बाद पी नहीं दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट वर्ब वाला लिंक लगाते तो भी यही होता। एक क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एनडीए 2022 का है, ठीक, एनडीए 2022 का है। अब इसमें भी देखो कैसे वो लिंक लगते हैं, कैसे हम लोग इसको करेंगे। दो हैं, दो क्यू से शुरू हो रहे हैं, एक पी से एक आर से। तो पहले काट लो, देखो कौन शुरू ही नहीं कर सकता है। जैसे बट परहैप्स, बट परहैप्स, ये बट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो पी वाला हो ही नहीं सकता जब ये पी से स्टार्टिंग है, ये काट दो, ये चांस नहीं है इसका। अब दूसरी बात है विद देम, देखो आर में दिया है विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंट, ये शुरुआत नहीं है विद देम विदाउट, विद किसके साथ लग रहा है, किसके लिए लगा हुआ है? शुरुआत में ही नहीं हो सकता आर से स्टार्टिंग, ये भी काट दो। अब क्या बचा आपके पास? केवल क्यू बचा है जो शुरू कर सकता है। तो क्यू शुरू कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू हो गया आपका पहला सेंटेंस, ठीक, क्यू सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, डीलिंग के साथ क्या यूज किया जाता है? विद यूज किया जाता है। हर हाल में डीलिंग के बाद विद लगेगा, यानी कि क्यू के बाद अगर आप कुछ लगा सकते हो तो क्या लगा सकते हो? क्यू के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये विद लगा हुआ है, ये विद लगा हुआ है, तो आर और एस। क्यू के बाद या तो आर आएगा या तो एस आएगा, और फिक्स है, सटा हुआ आएगा, दूर भी नहीं जा सकता। अब देखना है कि आर आएगा या एस आएगा। तो यहां लिखा है देम, क्या लिखा है? देम लगा है। अब ये देम किसका प्रोनाउन है? नहीं पता। देम किसका प्रोनाउन होगा? तो देखो एक ही नाउन दिया हुआ है इसमें, कस्टमर्स, ठीक है ना। देम के लिए क्या, किसके लिए लगा है? कस्टमर्स के लिए। ये देम लगा कस्टमर्स के लिए, यानी कि ये बात तय हो गई कि एस के बाद ही आर आएगा। तो क्यू के बाद क्या होगा? क्यू के बाद एस होगा। तो ये हमें क्या मिल गया? एक फिक्स पेयर मिल गया, क्यू एस। यहां क्यू के बाद पी लगा है, फिर ये नहीं होगा, क्या लगेगा? क्यू के बाद जो एस लगा हुआ है ये हो गया। क्लियर हो गई ना बात? समझ में आई? कैसे करते हैं, कितनी चीजें। एक तो हमारा विद का कनेक्शन, एक शुरू में क्या किया, किससे शुरुआत नहीं हो सकती, दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद हमको जो दो मिले दोनों में क्यू लगे थे, तो क्यू से स्टार्ट होगा। डीलिंग के बाद एक प्रीपोजिशन, मैं लिंक बताते समय प्रीपोजिशन का लिंक भूल गया था, याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन भी एक बहुत बड़े लिंक का काम करता है। जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं कि किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये बहुत बड़ा लिंक है। जैसे यही देख लो, डील के साथ विद ही आना तय है, ये नहीं आ सकता, डील के बाद विद आएगा। दो ऑप्शन थे तो फिर इसमें नाउन और प्रोनाउन वाला टाका लग गया, काम बन गया ना। तो इस तरह से इसको सेट किया जाता है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गई? आई थिंक आप लोगों को ये मसला समझ में आ गया होगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक अप्रोच में काम बन जाए। देयर मे बी यूज्ड मल्टीपल अप्रोचेज। जैसे यही हम लोग किए तो मल्टीपल अप्रोच लेके किए थे। पहले क्या किया, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, काट दिया हमने, स्टार्टर ढूंढा, उसके बाद दो ऑप्शन कट गए।
फिर हमने देखा एक अप्रोच ली कि इसके साथ हमें विद लगाना है, 2 में मिल गया, ठीक है, एक वो कटा, 2 मिल गया, हमें 2 मिल गया, तो अब हमें दूसरा क्या अप्रोच लेनी पड़ी, नाउन और प्रोनाउन की अप्रोच लगाए, 3 अप्रोचेज में खत्म हो गया। अब एकदम श्योर एंड सर्टेन 100% पक्का सेंटेंस आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है कि हम लोग कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट को करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर बेटर प्रैक्टिस यू विल हैव टू मीट मी टुमारो, कल आपको हमें मिलना पड़ेगा, आप बेटर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ये तो थियरी थी, कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका हमने आपको बताया। अब इस तरीके का कल हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब कल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के करीब मैंने सोचा है कि 25 क्वेश्चन पर करेंगे प्रैक्टिस, और सब एनडीए सीडीएस एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन उठाऊंगा, एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बनाऊंगा, तीनों होंगे, एसएससी के, एनडीए के, सीडीएस के, बराबर बराबर क्वेश्चन उठा लूंगा या 10-10 क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हम लोगों को करना है, फिर मिलेंगे। अच्छा, आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, रीअरेंजमेंट में या सेंटेंस अरेंजमेंट में आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिली या नहीं मिली? अगर मिली हो तो ऑनेस्टली बता देना और दूसरे लोगों को शेयर भी कर देना, ठीक। अगर आपको ये बकवास लगा या बेकार लगा तो भी ईमानदारी से कमेंट कर देना, ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा। टेल मी व्हाट एवर यू फील, गुड और बैड, अच्छा लगा, यूजफुल लगा, नहीं लगा, काम चलाऊ था, जैसा भी था बताओ। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा, इसका डिस्कशन कराने के बाद नेक्स्ट होगा पैराजम्बल्ड। अगला सेशन किसका करेंगे, पैराजम्बल्ड का करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।